वनी में आई लड़की हो तुम। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम इस बिस्तर पर बैठ सको। यहाँ नीचे बैठो। वो सोफे पर कर्फ्यू से बर्जमान होता इसे अपने पाँवों में बिठा चुका था। वो इस लड़की की जुर्रत देखना चाहता था जो अपनी इज्जत नफ्स को मारकर इसके पाँवों में आ बैठी थी। अफसोस कि मैंने तुम जैसी डरपोक लड़की से मोहब्बत की जो अपने लिए लड़ तक नहीं सकती। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें जुल्म से बचाऊंगा? तो नहीं, तुम इस काबिल ही नहीं हो। जब तुम मेरे कदमों में बैठ सकती हो तो अब तुम्हारा मुकद्दर ठोकरे खाना ही लिखा है। वो इसे पीछे धकेलकर खुद हवेली से निकलता शहर चला गया था। इसकी माँ बहनों ने इस पर जुल्म की इंतहा कर दी थी। वो आज पूरे 1 माह बाद वापस आया। हवेली में कदम रखते ही जो जले हुए हाथों समेत इसके कदमों में आ गिरी, वो जिसने इसके लिए ना भूलने की कसम खा रखी थी, इसकी हालत देख वो पागल होने के दर पर था। जायशा, खबरदार जो तुमने इसको हाथ लगाया तो इसे हिसार में लिए वो घुर्राया था। इसको हारून के कमरे में छोड़ आओ। वो जानता है वनी के साथ कैसा सुलूक रवा रखना है। इसकी माँ ने नखुवत से सर झुकाए खड़ी फराह को देखकर कहा जो वनी में निकाह करके वहां लाई गई थी। हारून से कुछ घंटे पहले इसका निकाह हुआ था। इसके भाई से कत्ल हुआ था जिसकी सजा इसे सुनाई गई थी। वो सजा पर सर झुकाती वहां आ गई थी। यही इस गांव का कानून था। इसे कुछ लड़कियां कमरे में ऐसे छोड़कर गईं कि वो कोई दुल्हन नहीं कचरा हो। वो आंसू पीती बिस्तर पर जा बैठी। कुछ देर बाद कदमों की आवाज करीब से करीब तर होती जा रही थी और इसका दिल जोरों से धड़क रहा था। हारून को इसने कुछ मर्तबा देखा था। वो ऐसा नहीं लगता था कि इसे कोई सजा देता या पत्थर दिल होता। लेकिन वो बनी थी, नरम से नरम दिल भी बनी के लिए सख्त लोहे का हो जाता था। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ इसके माथे पर बल पड़े। बनी में आई लड़की हो तुम। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम इस बिस्तर पर बैठ सको। हवेली आते ही फराह को इसके कमरे में पहुंचा दिया गया था, जहां वो डरी सहमी बेड पर बैठी थी और वो इस डरी सहमी लड़की को इस तरह मुखातिब करता इसे और डरा गया था। यहाँ नीचे बैठो। वो सोफे पर कर्फ्यू से बर्जुमान होता इसे अपने पाँवों में बिठा चुका था। वो इस लड़की की जुर्रत देखना चाहता था जो अपनी इज्जत नफ्स को मारकर इसके पाँवों में आ बैठी थी। वो गांव की पढ़ी लिखी लड़कियों में शुमार होती थी और इससे तवक्का नहीं की जा सकती थी कि इसको कोई कहे बनी हो जाओ और वो हो जाए, और कोई कहे कदमों में बैठो और वो बैठ जाए। जब ही इसने तैश में फराह का जबड़ा अपने हाथों में दबोचा था। अफसोस कि मैंने तुम जैसी डरपोक लड़की से मोहब्बत की जो अपने लिए लड़ तक नहीं सकती। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें इस जुल्म से बचाऊंगा? तो नहीं, तुम इस काबिल ही नहीं हो। जब तुम मेरे कदमों में बैठ सकती हो तो अब तुम्हारा मुकद्दर ठोकरे खाना ही लिखा है। वो इसे पीछे धकेल कर उठकर कमरे से बाहर चला गया। वो जमीन पर बैठी इसकी बातों पर आंसू बहाने लगी थी। मैं क्या करूं अल्लाह जी? सरदार साईं ने कहा है अगर मैंने अपनी जबान हिलाई तो वो मेरे बाबा को मार डालेंगे। मैं क्या करूं अल्लाह जी? मैं मजबूर हूँ ये जुल्म सहने के लिए। इसने हाथों में मुंह देकर अपना दुखड़ा रोया। वो रोती जा रही थी और इसका दिल टूटता जा रहा था। हारून की बात मोहब्बत पर इसे तवज्जो ना दी थी और ना ही ये अब काबिल तवज्जो थी। वो बनी थी महज इसके लिए ये अहम और भयानक बात थी। वो दोबारा 4 घंटे बाद कमरे में आया था। फराह जमीन पर सोफे से टेक लगाए बैठी रोने में मसरूफ थी। इसने एक नज़र इसे देखा और अपना बैग निकालने लगा। इसने अपना सफरी बैग तैयार किया और इस पर एक उत्सीरी निगाह डालकर हवेली से चला गया। फराह खामोश नज़रों से इसकी कार्रवाई देखती रही। इसके जाने पर वो उठी थी। इसे इतना मालूम था वो कमरे से ही नहीं हवेली से ही जा चुका है। वो नहीं जानती थी वो हवेली से क्या गाँव से भी दूर चला गया है। वो सुबह किसी के बहुत बुरी तरह हिलाने पर उठी थी। वो बैठी-बैठी वहीं सो गई थी। उठो मैडम उस्तानी साहिबा, हवेली के काम आपके मुंतज़िर हैं। इसने आंखें मसलते हुए सामने देखा जहाँ जायशा खड़ी इसको खूंखार नज़रों से देख रही थी। तुम्हारा भाई? मेरा भाई खा गया। अब क्या मुझे खाएगी? जायशा ने तंज के तीर चलाए थे। वो गर्दन झुका कर बैठी रही। क्या कान में मैल जमा हुआ है? मेरी आवाज़ नहीं आ रही है। जायशा का बस नहीं चल रहा था इसकी कब्र ही खोदकर इसे ज़मीन में दफन कर दे। आ रही हूँ, इसने मुनमुनाते हुए कहा। वो इसे बाजू से पकड़कर उठाने लगी। जो मरा है वो मेरा सगा भाई है और जिसने मारा है वो तेरा सगा भाई है। समझी? इस खून के खेल में सजा तुझे मिलेगी। ये भी याद रखना, अब मैं पहले वाली वो लड़की नहीं रही हूँ जिसको फराज से उनसीयत थी, जो इसके पास पांचों जमातें पढ़ने आती थी। इसलिए अब हमारा इज्जत का रिश्ता खत्म हो चुका है। अब से बस दुश्मनी का रिश्ता है हमारे दरमियान, समझी? इसीलिए उठो, तमीज से कह रही हूँ, वरना मैं घसीट कर अपने हुक्म की तामील करवाऊंगी। जायशा ने माथे पर बल डाले फराह को सब कुछ एक साथ ही बावर करवा दिया था। वो लब भींच कर उठी और वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। वापस आई तो इसका मुंह धुला हुआ था, कपड़े तब्दील थे। जायशा जो कब से इसका इंतजार कर रही थी, फौरन से इसके आने पर बाजू से थाम कर सीढ़ियां तेजी से उतरती नीचे आई। हारून के कमरे में भेज दिया था।
इसका ये मतलब नहीं कि तुम ये समझ बैठो तुम बनी नहीं, इस हवेली की बहू हो। अभी से तुम्हें बनी होने के सारे उसूल सिखाए जाएंगे। इसकी सास ने नफरत से इसके सरापे को देखकर कहा। वो सर झुकाकर मुजरिमों की तरह लब कुचलते हुए खड़ी थी। बनी होने से पहले ही पता था इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, इसीलिए लबों पर खामोशी का कुफ लगा कर ही रखा। भले हारून शाह कुछ भी कहे, वो खुद को बनी होने से कब्ल फरामोश कर चुकी थी। इसके लबों से फिक्रे अब निकलना जरूरी ना ठहरा था। जायशा, जा इसे बावर्ची खाना दिखा, जहां अब इसने दिन का बेशतर हिस्सा गुजारना है। गलती होने पर सजा देने से गुरेज न करना। इनकी बात सुनकर फराह का दिल किया आज ही इसकी जिंदगी का इख्तिताम हो जाए। जायशा इसे बाजू से खींचकर बावर्ची खाने में ले आई। इसके साथ जानवरों से बदतर सलूक किया जा रहा था और वो खामोश थी। सबको जुल्म सबके जुल्म पर खामोश ना रहने का दर्ज देने वाली उस्तानी आज बिल्कुल खामोश थी। फराह का ताल्लुक गांव के गरीब घराने से था। वो इंटर करके गांव में ही बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी निभा रही थी। इनमें जायशा भी थी, जिसे कभी शहर जाकर पढ़ने का मौका ना मिला था। इसका बाप सख्त उसूलों का पाबंद था, इस वजह से वो फरहा से पढ़ने आती थी। गवर्नमेंट स्कूल में अगर इसे लगता कोई मजमून इसे समझ नहीं आया है, तो वो फराह के घर भी चली जाया करती थी। वो खुश इखलाक लड़की थी और आसानी से खुशी खुशी इसे घर पर भी मुफ्त का ट्यूशन दे देती थी। इसकी दो छोटी बहनें भी थीं, जिनको फराह ही पढ़ाती थी। इसका एक ही भाई था। ना जाने इससे क्या हुआ था जिसकी वजह से वो कत्ल करते ही भाग गया था। और वो आम बद्दा ना था, हवेली की औलाद था, सरपंच का बेटा। हारून का बाप सरपंच था। गांव में इनकी बड़ी इज्जत थी, जबकि हारून सबसे बड़ा बेटा था। इससे छोटा साजिद था, जिसका कत्ल हो चुका था। सबसे छोटी जायशा थी। इसकी माँ की हुक्मरानी घर पर और बाप की पूरे गांव पर चलती थी। साजिद के कत्ल के बाद गांव में पंचायत बिठाई गई थी। फर्रुख फराह का बाप करीब था, मगर पूरे गांव में मुअज़्ज़िज़ समझा जाता था। सभी इसकी इज्जत किया करते थे, क्योंकि वो दिन के कामों में पेश पेश रहा था। मस्जिद की कमेटी का मेंबर था, पढ़ा लिखा भी था और इसने फरहा को पढ़ाया था। वो फरहा से बेहद मोहब्बत करता था, मगर नहीं जानता था कि वो बेटी जिसे नाजों से पाल रहा है, इसकी ख्वाहिश के मुताबिक तालीम दिलवा रहा है, एक दिन इसे वनी में देना पड़ेगा। वनी गांव की वो फरसूदा रस्म थी जो सदियों से चली आ रही थी और आगे ना जाने कितनी जिंदगियों को निगलने वाली थी। जहां पर इस्लाम ने कत्ल के बदले में कत्ल या खून बहा देने का फैसला किया है, वहीं पर खुदा के बंदों ने अपने लिए मफाहात का ये दरमियाना रास्ता निकाला है। कहने को ये इस्लाम के उसूल के बिल्कुल खिलाफ था, लेकिन जब वो खुद इंसान ही खुदा बन बैठे हैं, तो इन्हें रोकने वाला कोई नहीं होता। इस वक्त भी पंचायत में बैठा हुआ हारून का बाप, जो सरपंच था, और दूसरे सरपंच खुदा बने हुए थे, जिन्होंने फौरन ही साजिद के कत्ल के बदले में फराह के बाप से बनी मांग ली थी। फराह इस वक्त बेहद परेशान थी। वो सिर्फ अपने बाप और छोटे भाई की जिंदगी के लिए दुआ गो थी। बड़ा भाई तो ना जाने कत्ल करने के बाद कहाँ रूपोश हो गया था कि लाख पता चलाने के बावजूद भी इसका सुराग नहीं मिल सका था। वरना हारून जितना गुस्से में था, कुछ بعید नहीं था कि वो सामने पाता ये फराह के भाई वसीम का कत्ल कर डालता। फराह जानती थी कि आज पंचायत फैसला सुनाएगी, इसीलिए वो भी चुपके से गांव वाले के मजमे में आ गई थी। बाप इसे सख्ती से मना करके आया था, लेकिन वो खुद को यहाँ पर आने से रोक नहीं सकी थी और इस वक्त चादर के मजबूत हाले में अपना चेहरा छुपाए पंचायत का फैसला सुनने की मुंतजर थी। तभी वहां पर बैठे हुए हारून की नजर फराह के अछुपे चेहरे पर पड़ी थी। दिल की धड़कनें एकदम तेजी से उठी थी। इस चेहरे को लाखों में भी पहचान सकता था। किस कदर तकलीफ हुई थी इसे ये बात सुनकर कि इसके छोटे भाई को कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि फराह का भाई था। और खूबसूरत पढ़ी लिखी और समझदार लड़की, जिसका चेहरा इसकी रातों की नींदें उड़ा चुका था, इसके भाई के कत्ल की बहन थी, जिससे सिवाय नफरत और इंतकाम के इसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन वो खुद अपने दिल को बगावत करने से नहीं रोक पा रहा था।
समझ नहीं आ रही थी ऐसा क्या करे समझ नहीं आ रही थी ऐसा क्या करे कि सामने अछूते चेहरे के साथ खड़ी हुई लड़की को उठाकर इस दुनिया की भीड़ से कहीं गुम हो जाए। एकदम ही वो उठकर खड़ा हुआ था। मुझे अपने भाई साजिद के कत्ल के बदले में वकार खान की बेटी वनी के तौर पर चाहिए। अल्फाज नहीं थे, गोया कोई और था। फिर फराह के कानों में फूंका गया था। हैरत के मारे पूरी आंखें खोलकर इसने हारून के चेहरे की तरफ देखा था। खौफ से इसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ने लगा था, और ये सब इतनी दूर से भी हारून ने अच्छे तरीके से महसूस कर लिया था। फराह को इल्म हो गया था कि हारून इसे देख चुका है, इसीलिए फौरन ही इसने पीछे हटना चाहा, मगर अब देर हो चुकी थी, क्योंकि जायशा भी इसे देख चुकी थी और चील की तरह झपटती हुई इसके करीब आकर इसे दोनों बाजुओं से घसीटते हुए इसने पंचायत के मैदान में दरमियान में फेंका था। वो लोगों के कदमों में आ गिरी थी। मट्टी इसके कपड़ों के साथ साथ सर में और चेहरे पर भी पड़ गई थी। वकार अहमद तड़प कर आगे बढ़े थे और फराह को उठाकर खड़ा करना चाहा था, मगर पंचायत में से एक आदमी ने इन्हें जोरदार धक्का दिया था और फौरन ही पंचायत को फैसला करने के लिए कहा गया था। मैं हरगिज भी अपनी बेटी को वनी के तौर पर पेश नहीं करूंगा। मैं अभी इतना बेगैरत नहीं हूँ कि बेटे को बचाने के लिए बेटी की कुर्बानी दे दूं। मेरा बेटा जैसे ही घर आएगा मैं इसे पंचायत में पेश कर दूंगा। इस्लाम के उसूलों को मैं भी मानता हूँ। जो पंचायत का फैसला होगा इसे इस्लाम के कवानीन के मुताबिक पूरा किया जाएगा। लेकिन मेरी बेटी वनी में हरगिज नहीं जाएगी। वकार अहमद ने अपनी बेटी को अपने बाजुओं के हिसार में लेने की नाकाम कोशिश की थी और चिंगारती हुई आवाज में पूरी पंचायत को जैसे मुताला किया था। हर एक को गोया सांप सूंघ चुका था। हम अपना बदला लेने के लिए इतना इंतजार नहीं कर सकते, और हमें क्या खबर तुमने अपने बेटे को खुद ही कहीं पर फरार करवा दिया हो और इसे बाहर के मुल्क में भिजवा दिया हो और हमें इल्म तक ना हो। अगर बड़ा बेटा नहीं तो छोटे बेटे को कुर्बानी के लिए पेश किया जाए। हम इसी का कत्ल करके अपने खून का बदला ले लेंगे। सरपंच की सफाक आवाज पूरे पंचायत के मैदान में गूंजती हुई एक और बर्पा कर गई थी। फरहा ने तड़प कर इसके चेहरे की तरफ देखा था। फौरन उठ खड़ी हुई। मुझे हारून से निकाह कबूल है। मेरे छोटे भाई को कोई कुछ नहीं कहेगा। इसकी सपाट आवाज पर हारून ने चौंक कर इसकी तरफ देखा था, मगर अपने चेहरे के तासुरात को फिर से सर्द कर लिया था। निकाह नहीं मोहतरमा, आपको वली में लिया जाएगा। इसने जैसे फर्क को बावर करवाना चाहा था, मगर इसे परवाह ही नहीं थी। बनी में भी निकाह करने के बाद ही लिया जाता है। जिस किसी से भी मेरा निकाह किया जाए, लेकिन मेरे छोटे भाई को कोई हाथ नहीं लगेगा। वो बहादुर तो शुरू से ही थी, मगर इस तरह नहीं, निडर अंदाज में सबके सामने आ जाएगी, किसी ने नहीं सोचा था। वकार अहमद के दिल पर जैसे किसी ने छुरियां चला दी थी। इन्होंने तड़प कर फराह को रोकना चाहा, मगर फराह ने फौरन नफी में सर हिलाया था। नहीं बाबा, अब नहीं। अब बहुत देर हो चुकी है। मैं अपने फैसले से हरगिज भी पीछे हटने वाली नहीं हूँ। जो होगा इसके नताइज भुगतने के लिए तैयार हूँ। इस तरह थोड़ी देर में फराह का निकाह हारून के साथ कर दिया गया था। इसने आगे बढ़कर अपने बाप को गले लगाना चाहा, मगर जायशा ने इसे बाजू से पकड़कर पीछे खींचा था और हारून इसके सामने ढाल की तरह खड़ा हो गया था। अब तुम्हें किसी से मिलने की इजाजत नहीं, या तुम हारून की बीवी हो, और ये मत भूलना कि वनी होकर आई हो। इसीलिए चुपचाप घर के लिए रवाना हो जाओ। इसे बाजू से पकड़कर घसीटते हुए गाड़ी में डाला था और सभी हवेली की तरफ रवां दवां हो गए थे। पंचायत में बैठे हुए कुछ लोगों ने वकार अहमद को अपने बेटे की जिंदगी बच जाने पर मुबारकबाद देना चाही, लेकिन इन्होंने तड़प तड़प कर रोते हुए सिर्फ इतना कहा था, अगर मेरे बेटे को खून के बदले मार दिया जाता, मुझे इतना दुख ना होता जितना अपनी बेटी को बनी करके देने के बदले है। वो औरतों को जुल्म ना सहना और बगावत करना सिखाती थी, मगर आज खुद एक जुल्म का शिकार हो गई है और मैं कुछ नहीं कर सका। वो फूट फूट कर रोते हुए अपने घर की तरफ चले गए थे।
हारून से निकाह के बाद वो लोग हवेली लौट आए थे। सब लोग इसे वहीं सहन में छोड़कर एक कमरे में बंद हो गए थे। 8 घंटों बाद इन लोगों की आपस में बातचीत होती रही थी। ना जाने इन लोगों ने आपस में क्या बातचीत की थी, मगर किसी ने पलटकर फराह की खबर तक नहीं ली थी। वो सूखे पत्ते की तरह अपने लरसते हुए वजूद के साथ जहाँ खड़ी थी, वहीं खड़ी रह गई थी। वहां से 1 इंच भी नहीं हिली थी। हालांकि इसकी टांगें शल हो गई थी और कमर बिल्कुल तख्ता हो रही थी। इसने सोच लिया था कि वो अपनी जात को मिटा देगी, फना कर देगी। किसी के सामने जरा सी बुलंद आवाज करने के बारे में भी नहीं सोचेगी। इसके साथ जैसा सलूक किया जाएगा, वो चुपचाप बर्दाश्त कर लेगी, मगर इसके खानदान को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। हारून वो अच्छे इंसान हैं, वो शौहर हैं इसके। इसके अंदर की औरत चीख पड़ी थी, जिसने इसे हौसला दिया था, और इसने सोच लिया था कि वो हालात को मर्दाना वार मुकाबला करेगी और हारून का दिल जीतने की कोशिश करेगी। अगर शौहर की मोहब्बत साथ होगी तो कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वो वहां पर खड़ी इन्हीं ख्यालात के ताने बाने बुन रही थी, जबकि अंदर कमरे में इसी बात पर बहस मुबाहिसा हो रहा था। जायशा ने फराह पे तमाम खूबियां अपने बाप के सामने बिना किसी झूठ या गलत बयानी के रख दी थी। अब बाबा बहुत बहादुर हैं। हमें भैया के कत्ल के बदले में इसकी बनी नहीं लेनी चाहिए थी। अब आप देखिएगा, वो लाला का दिल किसी ना किसी तरह से जीत जाएगी, क्योंकि लाला की पसंद ऐसी ही लड़की है। वो पहले ही इसे मोहब्बत करते हैं। एक दिन पिघल जाएंगे और मेरे भाई का खून रायगा चला जाएगा। वो गुलाबी हुई आंखों के साथ अपने बाप से किए सामने खड़ी हुई थी, बहुत टूटी बिखरी सी लग रही थी। साजिद के वो बेहद करीब थी। साजिद मर गया था तो वो जैसे पागल सी हो उठी थी। वो लड़की जो इसकी आइडियल थी, अब इसे जहर की तरह लग रही थी और सिर्फ दुश्मन रह गई थी। हारून का बाप आंखों में चालाकी समोए आगे आया और कहने लगा, हम इसके लिए बगावत की हर राह में रुकावट डाल देंगे। इसकी जुर्रत नहीं होगी कि वो हमारे सामने जबान चला सके। मैंने इसका भी इंतजाम कर रखा है, क्योंकि हारून की मोहब्बत से मैं भी आगाह हूँ। साजिद के कत्ल से महज एक दिन पहले ही वो मुझसे अपनी पसंद का इजहार कर चुका था और इस लड़की से शादी की ख्वाहिश भी जाहिर कर चुका था। हम हारून की पसंद को ही इसकी कमजोरी बना देंगे। कहते हुए वो बाहर निकले थे और सामने सहन में बैठी हुई फराह के पास आ गए थे, जिसने गुस्ताखी की थी और इनके हुक्म मिलने से पहले ही जमीन पर बैठ गई थी। खड़ी हो जाओ लड़की, इन्होंने कहा था। फराह आराम से उठकर खड़ी हो गई थी। हम जानते हैं कि तुम हमारे बेटे के शयाने शान नहीं हो, मगर ये भी जानते हैं कि घर की औरतों को बगावत और जबान खोलने का दर्ज देती रही हो। इसीलिए तुम्हारे अज़ाइम से हम भी आगाह हैं, मगर इस बात की भूल में ना रहना कि हम तुम्हें खुला छोड़ देंगे। हम तुम्हें ऐसे तड़पा कर रख देंगे कि तुमने कभी
ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। इसीलिए तुम्हारी बेहतरी इसी में इसी में है कि तुम चुपचाप हमारा कहना मान लेना, वरना वो चंद लम्हे के लिए रुके थे, जबकि फराह अपनी सांसों को रोके इनकी तरफ देख रही थी। वो जानती थी कि आगे इसे इसे कोई संगीन धमकी मिलने वाली है, कुछ ऐसा जो इसकी जात को टुकड़ों में तकसीम कर देगा, मगर वो जबान नहीं खोल पाएगी, वरना हम तुम्हारे बाबा की जान ले लेंगे और तुम्हारे छोटे भाई को भी जिंदा नहीं रहने देंगे। और तुम जानती हो कि हम ऐसा कर सकते हैं। सरपंच जी की आवाज इसके लिए किसी कयामत की नवीद जैसी थी। वो जान गई थी कि दूसरों को बगावत का दर्ज देना आसान था, मगर खुद अपने प्यारे रिश्तों के साथ इस तरह बगावत करना बहुत मुश्किल है। और इसने यहीं पर सर झुका दिया था, जिसके बाद वो अपने साथ जुल्म होने वाली जुल्म पर गूंगी बन गई थी, एक बेजान लाश की तरह। हारून समझ रहा था इसने खुद के लिए ये रास्ता चुना है, हालांकि इसे धमकी देकर ये रास्ता चुनवाया गया था। इसकी माँ बहनों ने इस पर जुल्म की इंतहा कर दी थी, मगर इसने कभी इनके सामने जबान नहीं खोली थी। सुबह सवेरे वो उठ जाती थी और पूरा दिन किचन के और घर के कामों में मसरूफ रहती थी। हवेली में मौजूद मुलाजमीन को भी जैसे मुफ्त में रखा जा चुका था, क्योंकि हर एक के हिस्से का काम इसे ही करना था। बहुत कम खाना मिलता, सोने के लिए बहुत कम वक्त देता और जरा सी बात पर सख्त से सख्त सजा सुना देना जैसे इसका मुकद्दर हो गए थे। इसके कोमल वजूद पर सजाओं के बेइंतहा निशान थे। अब वो आईने में अपना अक्स तक नहीं देखा करती थी, क्योंकि आईने में इसे अपने बजाय कोई बेजान सी छवि नजर आती थी। वो अपने ही अक्स को पहचानने से इनकारी थी। हारून के कमरे में पड़ी रहती, नींद आंखों से कोसों दूर होती। कितना अच्छा वक्त था जो वो अपने घर गुजार कर आई थी, यही सोचती और आंसू आंखों से बेमोल हो जाते थे। फरा किचन में खाना बना रही थी। हारून को हवेली से गए पूरा महीना होने के करीब था। हवेली से जाने के बाद इसने किसी से राब्ता तक नहीं किया था। ना जाने किस चीज का गुस्सा सब पर उतार रहा था। जायशा और माँ फिक्रमंद नजर आती थी, लेकिन हारून के वालिद बिल्कुल बेफिक्र थे। जब कभी इनके सामने इस बात का जिक्र होता था, तो वो कहते थे कि जवान जहान मर्द है, कितने दिन शहर रहेगा, एक ना एक दिन हवेली आएगा। जवान मर्द है, खुद को संभाल सकता है मेरा बहादुर बेटा। इसीलिए इसके बारे में फिक्रमंद होना छोड़ दो। माँ जी मशकूक हो जाया करती थी और पूछती, आपका राब्ता हुआ है ना हारून से? तो वो कसम खाने को तैयार हो जाते थे। इनका हारून के साथ कोई राब्ता नहीं हुआ। फरा किचन में खड़ी हुई थी और पूरी दिल जमई से खाना बना रही थी। आज खास मेहमानों ने आना था, जिनके बारे में माँ जी ने हुक्म दिया था।
कि इनके खाने-पीने में किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। सब कुछ बेहतरीन तरीके से करना। अगर किसी भी चीज़ की ज़रा-सी भी कमी रह गई, तो वो इसकी हड्डियाँ तक तुड़वा देंगी। माँ जी कहकर वो इस धमकी से वो खौफ़ज़दा हो गई थी, क्योंकि वो जानती थी कि इस हवेली के मकीन से धमकी ही नहीं देते, बल्कि अपने कहे पर अमल भी करते हैं। कम से कम माज़ूर होकर अपनी ज़िंदगी नहीं गुज़ारना चाहती थी। ज़ायशा की तरफ मलत मदद तलब नज़रों से देखा, तो इसने भी रुख फेर लिया था। वो भी मुकम्मल तौर पर इसे अपना दुश्मन मान चुकी थी। खाने के लवाज़िमात के बारे में जो इसे हुक्म मिला था, वह सब कुछ तकरीबन तैयार था। बीफ का पुलाव, सीख कबाब, चपली कबाब, रायता, सलाद, चिकन बिरयानी, पालक पनीर, कोफ्ते, दम का कीमा, गरम रोटियां, मीठे में कस्टर्ड और चॉकलेट सॉफल बनाए थे। जर्दा और खोए वाली खीर। एक मुलाजमा इसके साथ थी जो इसे मसाला वगैरह तैयार करके दे रही थी और साथ साथ कटिंग का काम संभाल रही थी, जबकि वो तेजी से तीन तीन चूल्हों को जलाए मुख्तलिफ काम कर रही थी। इसकी अपनी हालत बेहद खराब हो रही थी। वो नॉवेल पढ़ने वाली लड़की थी और अक्सर औकात नॉवेल्स पढ़ा करती थी कि हीरोइन ने ऐसे ऐन वक्त पर आकर किचन संभाल लिया और सारे काम मिनटों में निपटा दिए। तो अब इसे लगता था कि हीरोइन तो कोई बड़ा काम सर अंजाम ही नहीं देती थी। लेकिन आज सुबह जब 4 बजे से उठकर किचन में आई थी और अभी तक मसरूफ थी, तो इसके पसीने छूट रहे थे। कुछ चीजें वो पूछ पूछ कर बना रही थी। इसे जर्दा बनाना नहीं आता था, इसीलिए जर्दा थोड़ा खिचड़ी नुमा हो गया था। कोफ्ते तकरीबन ये मुलाजमा ने साथ बनवाए थे, क्योंकि इसे वो भी बनाने नहीं आते थे। लेकिन काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका था और चीज़ों का जायका बेहद शानदार था। जायशा किचन में दाखिल हुई तो इश्तहा खैज खुशबू ने इसका इस्तकबाल किया था। सामने ही फरहा मसरूफ सी नजर आई। एक लम्हे के लिए इसकी आंखों में इसके लिए रहम खून लपका था, मगर अगले ही लम्हे इसने सख्ती से अपने जबड़े भींच लिए थे। लगता है हमारी प्यारी भाभी साहिबा ने सारे काम वक्त पर निपटा लिए हैं। सजाएं बर्दाश्त करके अब इन्हें इस बात का इल्म हो चुका है कि वो ना तो ही बगावत कर सकती हैं और ना ही यहाँ से फरार का कोई रास्ता है। इसीलिए इन्होंने अपनी किस्मत को चुपचाप कबूल कर लिया है ना? तंजिया अंदाज में कहते हुए वो फराह के करीब आ गई। फराह ने इसकी बात सुनकर अपने चेहरे को बेतासुर ही रखा था। वो सर झुकाकर बर्तन धोने में मसरूफ रही। जायशा एक एक चीज का ढक्कन उठाकर चीजें चेक करने लगी। तभी इसने जर्दे की हालत देखी तो वहीं ढक्कन उठाकर फराह की कमर पर दे मारा। एक लम्हे के लिए फराह के आगे जैसे अंधेरा सच आ गया। वो दर्द से बिलबिला उठी, लेकिन इसकी जबान से जायशा के लिए कुछ ना निकला था। इनकी ये खुसूसी मेहमान थे जिनकी दावत वो हरगिज भी खराब नहीं करना चाहती थी, वरना अक्सर जायशा खाने में कुछ ना कुछ सादा मिलाकर भी फराह को सजा दिया करती थी। ये जर्दे का क्या कीमा बना रखा है? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई कि खाना कैसे बनाया जाता है? इसकी बात सुनकर फरहान ने तड़प कर इसकी तरफ देखा था, मगर जायशा को इसकी परवाह नहीं थी। इसने एकदम ही रोटियों वाला तवा जो चूल्हे पर चढ़ा था, जायशा ने इसकी जानिब देखा और फिर इसके दोनों हाथ पकड़कर जलते हुए तवे पर लगा दिए थे। इसकी चीख हवेली के दरो दीवार ने भी सुनी थी। दोनों हाथों में बड़े बड़े से छाले बन गए थे जो काफी ज्यादा तकलीफ दे हो गए थे। फराह की चीखें पूरी हवेली में गूंज रही थी। हवेली में दाखिल होते हारून ने फराह की चीखें सुनी तो एक लम्हे के लिए इसका दिल सुकड़ कर फैला था। वो आज पूरे 1 माह बाद वापस आया था। 1 माह इसने खुद से जंग लड़ते हुए गुजारा था। आज जब वापस आया था तो इसका दिल कर रहा था कि सारी नफरतें और अदावतों को भुला दे, मगर अगले ही लम्हे इसका बेख्तियार इस लड़की का इसके अपने कदमों में बैठना याद आया था। इसने फराह का इम्तिहान लिया था कि वो अपने कौल और फाल में कितनी सच्ची है, और पहले इम्तिहान में ही वो फेल हो गई थी।
اس کے بعد اس کے لیے دل میں کوئی بھی جگہ باقی نہیں رہی تھی، مگر اس کا روپ نظروں کے سامنے سمایا رہا تھا۔ وہ جب بھی عائشہ کو لینے جاتا تھا تو کتنی دیر پہلے چلا جاتا تھا اور دروازے کے سامنے کھڑا رہتا تھا، یہاں تک کہ کوئی دروازہ کھولتا اور اس کی ایک ہلکی سی جھلک نظر آ جایا کرتی تھی، اور کبھی وہ نامراد ہی واپس لوٹ آیا کرتا تھا۔ اس کی ایک جھلک دیکھنا ہی اس کو کتنے دن سکون عطا کیے رکھتا تھا، اور جب بے چینی حد سے سوا ہو جاتی تو وہ ایک بار پھر اس کے گھر کے سامنے موجود ہوتا تھا۔ ظاہشہ اس کے جذبات سے اچھی طرح سے واقف تھی، لیکن اس کے موز اور جذبات کو کئی بار کبھی سمجھ نہیں پائی تھی، کیونکہ وہ اپنے ہی غم میں تھی۔ سرپنچ صاحب کی دی گئی دھمکی کے باعث وہ کچھ سمجھ بھی نہیں پائی تھی، اور ہارون چیک کرتے ہی اسے یہاں سے چلا گیا تھا، اور اب حویلی میں قدم رکھتے ہی وہ جلے ہوئے ہاتھوں سمیت اس کے قدموں میں آ گری تھی۔ اسے ظاہشہ نے ہی دھکا دیا تھا، وہ جس نے اس کے لیے نہ بولنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ اس کی ایسی حالت دیکھ وہ پاگل ہونے کے در پر تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے ہزاروں کی تعداد میں کانٹے اس کے جسم میں چبو دیے ہوں۔ ظاہشہ، خبردار، جو تم نے اس کو ہاتھ لگایا تو اسے حصار میں لیے وہ ہرایا تھا۔ غصے کے مارے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ حویلی کی پختہ دیواروں نے ہارون کی سخت آواز پہلے کبھی بھی نہیں سنی تھی۔ وہ بہت نرم مزاج انسان تھا، کبھی ملازمین سے بھی اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ ایک لمحے کے لیے عائشہ کا رنگ فک ہوا تھا۔ ہارون نے کسی پر بھی ایک نگاہ نہیں ڈالی تھی، اسے ایک دم سے اپنی گود میں اٹھایا تھا اور لے کر کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ کمرے میں آنے کے بعد دروازہ بند کیا اور اسے لا کر بیڈ پر بٹھا دیا۔ یہ کیا حال بنا لیا ہے تم نے اپنا؟ میں نے حویلی اس لیے چھوڑ دی تھی تاکہ تم اپنے لیے لڑ سکو، خود کو ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا جسے تمہیں کوئی بے زبان جانور ہو جسے خریدا گیا ہو۔ تم ہارون کے نکاح میں آئی تھی، مجھے تم سے ایسی امید ہرگز نہیں تھی، اور نہ ہی میں ایسی لڑکی کو بیوی کے طور پر قبول کر سکتا ہوں جو اپنے ساتھ ہونے والے ظلم و ستم کے خلاف بغاوت بھی نہ کر سکے۔ ہارون کی بات پر اس نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ خوبصورت آنکھوں سے آنسو رواں دواں تھے۔ ہارون نے گہری نگاہ اس پر ڈالی تھی، چمکتے ہوئے چہرے کی جوت بالکل بجھ گئی تھی، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑے ہوئے تھے، ہونٹوں پر پپڑی جمی تھی، رنگت جیسے جھلس سی گئی تھی، وہ بے حد کمزور ہو گئی تھی۔ ہاتھوں اور بازوؤں پر چوٹوں کے نشان صاف واضح تھے، گردن کے گرد بھی سرخ دائرہ سا پڑا ہوا تھا، جیسے کسی نے رسی ڈال کر اس کا گلا دبانے کی کوشش کی ہو۔ ہارون نے بے اختیار انگلیاں اس کی گردن پر پھیری۔ فرا نے اذیت سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ تو کیا یہ شخص اب زبردستی مجھ پر اپنا تسلط جمائے گا؟ بے اختیار دل میں سوچا تھا۔ وہ اسے آرام کرنے کی تلقین کر کے ہارون باہر آ گیا تھا۔ فرا میری بیوی، اور آج کے بعد اس کے ساتھ اس کے ساتھ غلط سلوک کوئی نہیں کرے گا۔ میں آپ سب کو وارننگ دے رہا ہوں، اگر میں نے آج کے بعد دیکھا کہ فرا کو کوئی اذیت دے رہا ہے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے سب گھر والوں سے کہہ دیا تھا۔ کمرے کے اندر بیٹھی ہوئی فرا کو خبر ہی نہیں تھی کہ اس کی اذیت کے دن ختم ہونے والے ہیں۔ وہ تو مزید شدت سے رو رہی تھی، یہ سوچ کر کہ شاید اب اس کی اذیت مزید بڑھا دی جائے گی۔ اب ہارون بھی اس پر ظلم و ستم کرنے والوں میں شامل ہوں گے۔ اس ایک مہینے میں وہ اتنے مظالم سہ چکی تھی کہ کچھ اچھا سوچ ہی نہیں سکتی تھی۔ ہارون واپس کمرے میں آیا تھا تو اس کے لیے بھی کھانا لے کر آیا تھا۔ مہمانوں کی دعوت ہو چکی تھی، مگر ہارون نے اسے باہر آنے سے منع کر دیا تھا۔
सब अपने अपने घरों को भी जा चुके थे। आज पूरे 1 महीने बाद इसे पेट भर कर खाना नसीब हुआ था। वो भूखों की तरह खाने पर टूट पड़ी थी, जबकि हारून सामने बैठा अफसोस से इसे देखता रहा था। रात हुई तो वो चुपचाप बेड से उतरी और जमीन पर अपना दुपट्टा बिछा कर लेट गई, जबकि हारून ने ये मंजर सुर्ख हुई नजरों से देखा था। खामोशी से उठा और इसके सर के ऊपर खड़ा हो गया। बेड पर आकर लेटो, इसने सख्ती से कहा था, जिस पर फरा ने माथे पर से बाजू हटा कर देखा। मैं यहाँ ठीक हूँ, इसने हल्की आवाज से कहा। तो इसने बिना आसरा किए फरा को उठाया और बेड पर डाल दिया। आज से तुम यहाँ पर सोया करोगी और किसी को भी अपने ऊपर जुल्म करने नहीं दोगी। हद करती हो, मेरी मोहब्बत का तो तुमने मजाक उड़ा कर रख दिया है। मोहब्बत के नाम पर फरहा ने चौंक कर इसकी तरफ देखा था। आज हारून का चेहरा बहुत ज्यादा मेहरबान नजर आ रहा था। क्या आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? अटक अटक कर पूछा था। वो कहीं इसके पूछने पर वो इनकार ही ना कर दे, मगर हारून ने इस बात सुनकर सर हिलाया था और बेड पर इसके बराबर में बैठकर हाथ बढ़ाकर इसको अपने हिसाब में ले लिया था। खुद से भी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे, कहते हुए इसके माथे पर लब रखकर इसके हाथों को देखा, जहां छाले बने हुए थे। इसने मरहम पट्टी कर दी थी, लेकिन इसे फिर भी तकलीफ हो रही थी। भले साथ बैठे हुए इस शख्स से कोई जज्बाती वाबस्तगी नहीं हो सकी थी, मगर हमेशा दिल ही दिल में इसको इसकी लौट आने की दुआएं करती थी कि वो वापस आ जाए। ना जाने क्यों इसे हमेशा से यकीन था कि इसे इन सब से वही निकालेगा। लेकिन मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आएगा। तुमने अपने ऊपर हुए जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। हारून के लहजे में शिकवा बोल रहा था। तभी फरा भी शिकवा किनार नजरों से इसकी तरफ देखा। मुझे लगा था आप मुझे बचा लेंगे। हारून को एकदम ही अपने पास बैठी हुई लड़की पर बेपनाह तरस आया और प्यार भी। इसे दोनों चीजें एक साथ आई थी। वो तो इसी से सारी उम्मीदें लगा कर बैठी हुई थी और इसने इसकी उम्मीदों को ही टुकड़ों में तोड़ दिया था कि एकदम ही हारून ने इसे अपने सीने में जोर से खींचा था। मेरी जान, आज के बाद कोई तुम पर जुल्म नहीं करेगा। मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। इसने एक लम्हे के लिए दिलासा दिया था। तभी फरहा ने हारून के वालिद की बात इसके सामने दोहरा दी थी। अगर अंकल मुझे धमकी ना देते तो मैं कभी भी खुद पर ये जुल्म ना होने देती। हवेली की औरतों के साथ साथ गांव की औरतें भी क्या सोचती होंगी कि मैं दूसरों को तो नसीहतें करती रही, मगर खुद इन पर कायम नहीं रही। इसने हिचकी लेते हुए कहा था। इसका नरम गरम हिसार इसको ताकत दे गया था कि वो इतना बोल गई थी, जिसे सुनकर हारून के माथे पर बल पड़े थे। इसे समझ में आ गई थी ये सब क्यों हो रहा था। कोई बात नहीं, ये सब भी मैं ठीक कर दूंगा। एकदम से इसे अपने नर्म हिसार में भर लिया था। वो इसे कंफर्टर उड़ा कर खुद भी लेट गया।
فرح نے رکی ہوئی سانس لی تھی۔ اس کو اپنی زندگی سے مصیبتوں کے بادل چھٹتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اور آنے والے چند دنوں میں ہارون نے اس بات کو ثابت بھی کر دیا تھا کہ وہ فرح سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ اس کے گھر میں آ کر فرح کی شخصیت تباہ ہو گئی تھی، مٹ گئی تھی، مگر وہ ابھی زندہ تھا۔ وہ اس کی شخصیت کو دوبارہ تعمیر کر سکتا تھا، اسے دوبارہ سے ویسے ہی نڈر اور خوف سے بے بہرا بنا سکتا تھا جیسے وہ ہارون سے شادی سے پہلے تھی۔ اپنے بھائی کے قتل کا معاملہ اور بدلہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ وہ اس بارے میں نہیں سوچتا تھا، بس وہ فرح کے ساتھ اپنی ازواجی زندگی کو خوشگوار بنانے میں مصروف ہو گیا تھا۔ ہارون کی تنبیہ کے بعد گھر والوں کا رویہ ٹھیک ہو گیا تھا، مگر ان کے دلوں میں ابھی بھی نفرتیں باقی تھیں جو شاید آہستہ آہستہ زائل ہو ہی جاتی، اور وہ زندگی میں کسی نہ کسی مقام پر فرح کو اپنا لیتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی ان کا اچانک سے تلخ رویہ دیکھ کر ہارون کو بہت دکھ ہوتا تھا، جس کی وجہ سے اس نے اپنا اور فرح کا بندوبست شہر میں کر لیا تھا۔ وہ اپنی بیوی کو پوری طرح سیفٹی دینا چاہتا تھا، اور اس نے ظاہشہ کا رویہ دیکھا تھا۔ وہ اسے نفرت سے دیکھتی تھی۔ اس کے باپ نے اسے بہت روکا، لیکن اس نے کہا وہ ونی کر کے لے آیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ وہ گاؤں کے فرسودہ رسم و رواج کو مانتا ہے۔ وہ نہ ہی کبھی سرپنچ بنے گا اور نہ ہی کبھی ناانصافی ہونے دے گا۔ جتنی ناانصافی ہونی تھی ہو گئی۔ اس کے باپ نے کہا گرم خون ہے، 2 دن میں ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ فرح اور ہارون شہر میں ہنسی خوشی رہ رہے تھے، اور ہارون تو جب بھی گاؤں جاتا تھا اکیلے جاتا تھا۔ فرح اپنے گھر والوں سے بھی ملتی تھی۔ اس نے ونی ہونے کی اپنے گاؤں میں الگ ہی مثال قائم کر دی تھی۔ ختم شد۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے ناولین دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کریں۔ ملتے ہیں نئی کہانی کے ساتھ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔